तो ये है सैंपल पेपर आपका सामाजिक विज्ञान कोड नंबर 087 का क्लास 10th का, वो भी हिंदी मीडियम का। तो गाइज आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि 90+% आपको 90+ मार्क्स आपको मैं दिलवाऊंगा आज की इस वीडियो के हेल्प से। देखो आज की वीडियो में आप लोग के लिए पूरा पैटर्न पेपर लेकर आया हूँ। पेपर किस टाइप का पैटर्न आएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये पहली कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो का मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को मैं चीटिंग करवा रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ इरादा नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आप करके जाओगे तो आपके आसानी से 80+ से या फिर 90+ से अबाव आपके आ जाएंगे आराम से 100 में से। ठीक है, तो गाइज ये है सैंपल पेपर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देख लीजिए सबसे पहले इसका क्या पैटर्न है, कुछ इस तरीके से देखो आपका पैटर्न आएंगे। टोटल आपके 37 प्रश्न होंगे इसके अंदर। और ये पहले बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी चाहिए अपने ऐसे सैम्पल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ भैया हमारे लिए भी आप एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक देखना है पूरी वीडियो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, ऐसे को देखने में कुछ बात नहीं है। ठीक है, देख लेना, आप दोनों देख लेना इसको पूरी स्टार्टिंग से एंड तक। तो देख लो यहाँ पर क्या दे रखा है। टोटल आपके 37 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इसके अंदर भी जो आपके सेक्शंस होंगे वो आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला है खंड ए, दूसरा है खंड बी, फिर खंड सी, डी और यहाँ पर आपका नीचे है खंड ई। ठीक है, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक सेक्शन आपका आता है, वो भी मैप वाला एक सेक्शन आता है। ठीक है, तो वो खंड एफ है। ठीक है, अब ये ए के अंदर आपको पता ही है सबसे पहले क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और वो भी 20 एमसीक्यूज होते हैं एक नंबर वाले, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा जो खंड बी है इसमें 21 से लेके 24 तक के आपके सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के आपके होंगे और जो कि आपके 40 शब्दों में आपको लिखना है, 40 से अधिक शब्दों में, 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अगला है आपका खंड सी जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 से 29 है। वो 3-3 मार्क्स के आपके इधर क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके शॉर्ट आंसर है, लेकिन वो ज्यादा शॉर्ट थे, वो 2 नंबर में थे, ये थोड़े से शॉर्ट है लेकिन ये 3 नंबर के। ठीक है, तो उस हिसाब से लिख के आना। बाकी खंड डी है, यहाँ पर आपको 30 से 33 जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 से 33 है उसमें आपको 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स से। तो इसीलिए यहाँ पर 20 नंबर अपने पूरे कंफर्म करके जाना आज की इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर आपको दे रखा है खंड ई, इसके अंदर आपको केस बेस्ड आएगा, आपको तो पता ही होगा केस बेस्ड आने वाला, 100 शब्दों में आपको अधिक से उत्तर देना है। और यहाँ पर 34 से 36 जो प्रश्न नंबर है वो आपका होंगे, वो 4-4 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, और जो खंड एफ होता है वो मानचित्र का होता है, 5 नंबर का होता है, इतना भी आपको पता ही होगा, 5 नंबर का आपका मानचित्र आता है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है और वो भी आपका इतिहास से भी आएगा और आपका भूगोल से भी आएगा। ठीक है, इन दोनों से आपके मानचित्र पूछे जाएंगे 5 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। यहाँ नीचे दे रखा है आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो स्टार्ट हो गया आपका पूरा सैंपल पेपर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो आजकल क्या हो गया, एसएसटी का जो पेपर जो बनाती है ना सीबीएसई, वो थोड़ी सी और चालाक होती जा रही है। वो थोड़ा सोच रही है कि बच्चे को ऐसा पेपर बनाए कि उसको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत ही पड़े, मतलब उसको हर एक क्वेश्चन के लिए अपना टाइम लेना ही पड़े। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है अब। आप लोग एसएसटी को लाइटली लेते हो, बट एसएसटी असलियत में लाइटली नहीं लेना होता है। इसमें भी बहुत सारे अब ऐसे कुछ न्यू न्यू इसमें पैटर्न्स डाल दिए जो कि आपको बहुत कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहीं पर देख लो, ये आपके शायद इस आज से 2-3 साल पहले ऐसा कुछ पैटर्न नहीं हुआ करता था, मतलब आता था 1 या 2 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आपको आपको हर बार दिखेंगे। एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू है, कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने ही वाले हैं, कम से कम। मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आपको और भी ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 या 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अब इसमें ऐसा क्या है, देखो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इधर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको टिक करना है इन ऑप्शंस में से सही कि हाँ ये किस स्टेटमेंट ये किस चीज पे लागू कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, रॉलेट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम या फिर अंतर्देशीय उपरास अधिनियम। ठीक है, तो ये दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको स्टेटमेंट दे देगा 2 या 3 और उसके नीचे आपको 4 या 5 ऐसे ऑप्शंस दे देगा और उसमें से आपको टिक करना है। और यहाँ तो आपको ये एक्ट्स के ऊपर दे रखे हैं, लेकिन किसी किसी का उनका कहा हुआ वचन भी आ जाता है। यहाँ पर क्या मैंने बोला, किसी किसी का कहा हुआ यहाँ पर आपका वचन भी आ जाता है। ठीक है, वचन को भी देख लेना, जैसे गांधी जी ने क्या कहा था, मतलब इनकी एक लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि 2 या 3 ऐसे लाइंस दे देंगे और बोलेंगे किसने कहा था ये। ठीक है, तो ऐसे आपको आ सकता है जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने कहाँ पढ़ा था या फिर कैसे आ सकता है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल
कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको नॉर्मल डायरेक्ट आपको टिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक और आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ अब क्यों क्या कर दिया एसएसटी वाले पेपर्स में, सीबीएसई वालों ने इधर टेबल भी यहाँ पर घुसाने लग गए। देखो पहले के टाइम में जो आपके एमसीक्यूज आते थे ना वो डायरेक्ट होते थे, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, वो भी डायरेक्ट पूछा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपको अपना 2 से ढाई मिनट लेना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। और ये कैसे लेना पड़ेगा, वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन की वजह से आपको लेना पड़ेगा जो ऐसे आते हैं। ये आप ऐसे डायग्राम ऐसे टेबल देखते ही आप घबरा जाते हो, सोचते हो यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, यार ये क्या दे दिया, मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले उस डायग्राम को या फिर उस टेबल को सही से एक बार रीड कर लो, पढ़ लो कि उसमें क्या दे रखा है। पहले पैनिक नहीं होना है यहाँ पर आपको, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको पहले पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस टेबल को, उस डायग्राम को या फिर जो भी आपको चीज गिवन है उसको सबसे पहले पढ़ लो। स्टेटमेंट भी दे रखा है, पहले पढ़ लो और थोड़ा सा रिलेशन उसके अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करो कि हाँ ये कहाँ पढ़ा था और ये थोड़ा उससे मिलता जुलता है। मतलब तीनों या दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको दे रखे हैं या फिर टेबल दे रखा है उन सबके बीच में रिलेशन आप बनाने की कोशिश करो कि हाँ ये इसके जैसा मिलता जुलता है, ये किस एक्ट में मैंने पढ़ा था या फिर किस एक्ट का नहीं भी पढ़ा है तो किस एक्ट का ये हो सकता है, नाम से ही जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन आने वाला, तो इस बार तो भाई थोड़ा सा हार्ड आने ही वाला है, ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, ठीक है। तो थोड़ा तो हार्ड आएगा, इसलिए लाइटली तो बिल्कुल मत लेना। देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था ऐसा, अब उसके देखो जस्ट 2 क्वेश्चन बाद आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया। जैसे मैंने बोला था कि इस बार के एमसीक्यू के आपके पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके चल जाना घर से कम 2 से 3 सैंपल पेपर एक बार सॉल्व करके देखना है, स्पेशली उनके एमसीक्यूज तो बिल्कुल सॉल्व करना, क्योंकि एमसीक्यूज अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बिल्कुल नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको कि उसमें आपको स्टेटमेंट चूज करनी है कि हाँ सही है कौन सा गलत है। और यहाँ पर देख सकते हो बाकी आपको असर्शन रीजन भी इस बार जो एसएसटी का जो पेपर होता है ना इसमें असर्शन रीजन भी बीच में ही घुसा देते हैं, ठीक है। आपके साइंस में कैसा होता है, आपके मैथ्स में कैसा होता है, आपके ठीक है, आपके साइंस और मैथ्स के पेपर में कैसा होता है, उसमें लास्ट में आता है, आखिरी के 3 या 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एसएसटी के पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपके असर्शन रीजन भी, आपके पहला क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, हो सके तो पूरे आपके 10 में से 4 या 5 असर्शन रीजन ही पूछ दे, ठीक है। तो कहीं पर भी इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए ये मत सोचना कि आखिरी के 3 ही असर्शन रीजन होंगे या आखिरी के 4 ही असर्शन रीजन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको थोड़ा डरा सकता है। बाकी एक दूसरा चीज इन्होंने जो ऐड करा है वो ये है, देखो यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सी बता दी है, 3-4 लाइन की आपको कहानी सी बता दी है और उसमें से बोला है कि इस कहानी के हिसाब से कौन सा विकल्प यहाँ पर, मतलब कौन सा ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपको 2-3 लाइन की कहानी भी दे दी है। अब यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, ये जो कहानियां है ना ये आप खुद ही रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले इस कहानी में देखोगे तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है मेरे को, गेहूं, ठीक है। गेहूं शब्द देखते ही मेरे को याद आता है कि हाँ ये हिस्ट्री का तो नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री का तो नहीं होगा, ज्योग्राफी का भी नहीं ही होगा, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, बहुत हद तक इकोनॉमिक्स का हो सकता है क्योंकि गेहूं की बात हुई है तो इकोनॉमिक्स का हो सकता है। तो सबसे पहले आप उस शब्द के हिसाब से उसके बुक का पता लगाओ कि हाँ किस बुक से होगा, किस आपके चैप्टर से होगा, और जब आपको बुक का चैप्टर का पता चल जाएगा तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो ये मैंने बहुत सारे आपको ऐसे ट्रिक्स दे दिए हैं। देखो यहाँ पर एक और इसके जस्ट नेक्स्ट भी आपको दोबारा से ही एक कहानी टाइप आपको दे दिया है, मतलब इस बार के भाई एमसीक्यू तो देख लो भाई तुम किस हिसाब से आने वाले हैं। और ये मैं पिछले 5-6 साल पुराना नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अभी 2023-24 का ये सैंपल पेपर है, मतलब लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको दिखा रहा हूँ मैं, और देख लो कैसे आ रहे हैं। यहाँ तक कि डायग्राम भी देखो यहाँ पर घुसा दिया मैंने, क्या बोलता डायग्राम भी आ सकता है। देखो डायग्राम आ गया ना यहाँ पर, ये किस चैप्टर का आपको पता ही होगा, आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। और डायग्राम को वही मैं पहले कह रहा हूँ, सबसे पहले जो डायग्राम आया, टेबल आया, पहले उसे आप देखो, पढ़ो सही से, ध्यान से देखो। डायग्राम आया तो सही से ध्यान से देखो, टेबल है तो सही से पढ़ लो, फिर उसके बुक का पता लगाओ कि किस बुक से आया होगा, फिर उस बुक के अंदर चैप्टर्स का भी पता लगाओ कि किस चैप्टर से आया। अगर आपको चैप्टर का पता चल गया तो आप समझ लो कि आपने तो पूरा अटेम्प्ट कर ही लिया, आपने बिल्कुल इसका सही आंसर दे ही दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस डायग्राम को देखना है या फिर उस टेबल को पढ़ना है, देन बुक का पता लगाना है किस बुक से, देन उसके बाद चैप्टर का पता लगाना है किस चैप्टर से, और जब चैप्टर का पता चल जाएगा ना तो आसानी से आप ऑप्शन भी टिक कर दोगे अपने सही से, ठीक है, करेक्ट आंसर आप दे दोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप का एमसीक्यू आ रहा है। देखो दोबारा से यहाँ पर एक और आ गया आपका स्टेटमेंट वाले, जैसे मैंने बोला था कि इस बार रिपीट होंगे, ये 5-6 तो आएंगे ही आएंगे, देखो दोबारा आ गए। ये मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कुछ भी बात, आप लोग को लगता है झूठ कहता हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पूरा आपका सैंपल पेपर चेक कर रखा है, प्रैक्टिस पेपर चेक कर रखा है, जैसा पैटर्न आया मैंने वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर कुछ इसी टाइप का आएगा, बीच में 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से बुक्स एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप आसानी से इन सबको अटेम्प्ट कर लोगे। देखो यहाँ पढ़ते हैं सेक्शन बी, जो कि खंड आपका बी है। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका आ गया मैप के ऊपर। देखो यहाँ पर मैप दे दिया, किसका मैप है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसका मैप है, ठीक है। नीचे मत देखो, नीचे क्या दे रखा है, नीचे भूल जाओ, ये क्या है, ये क्या कुछ नहीं है, ये आप खुद से बताओ कमेंट बॉक्स में करके कि कौन सा मैप है, किस देश का मैप है, ठीक है, मुझे बताना। देखो यहाँ पर ये आपको देखो एक क्वेश्चन पूछे, जैसे मानचित्र का गहन अध्ययन करे और उन भाषाओं का उल्लेख करे जो डैश में प्रमुख रूप से मौजूद है। देखो यहाँ पर वैसे नाम आ गया बेल्जियम, वैसे मेरे को बताना नहीं था लेकिन इधर आ गया, तो ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा बेल्जियम का देश है, ठीक है। बेल्जियम का ये मैप है, ठीक है, बेल्जियम कंट्री एक है, उसका ये मैप है, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखो आपका पहला ही आपका मैप आ गया है, मैप वर्क आपको आ गया। तो इसलिए जो आपका मैप होता है ना, किसी भी देश का जो मैप होता है, या फिर किसी भी आपका जो ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में कोई भी ऐसा मैप है, डायग्राम है, तो उन सबको भी पढ़ के जाना, लाइटली मत लेना उन सबको कि बिल्कुल नहीं आएगा, ये आ सकता है भाई, आ सकता है, आपका पेपर थोड़ा लेंथी करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के आपके आएंगे 2-2 नंबर में, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर एक लाइन का क्वेश्चन पूछा है कि यह बताने के कोई 2 कारण बताइए कि भारत एक संघीय देश है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ रखा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी होगी, या फिर ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी, तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। बाकी यहाँ 2-2 नंबर में ज्यादा को लिखना भी नहीं है। और कई बच्चे गलती करते हैं कि 2-2 नंबर में ही वो पूरा एक एक पेज भर के, या फिर एक एक नहीं, आधा पेज ही भर के आ जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको, 2 नंबर का पूछा है, अगर यहाँ 2 कारण, जैसे यहाँ पर 2 कारण पूछा है, तो 2 कारण मतलब आपको 2 से 3 लाइन में उसे खत्म कर देना है। देखो 2 लाइन चलो थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादातर 3 या 4 लाइन में खत्म कर दो, बस आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके दोनों कारण सही होंगे, बेशक आपने थोड़ा सा उसे और एक्सपेंड करके लिख दिया है, लेकिन वो चलेगा, लेकिन अगर आपको दोनों कारण सही होंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ कोई काट नहीं सकता आपके मार्क्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका आ गया सेक्शन सी, जो कि आपके 3-3 नंबर के, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर भी एक आपको एक कहानी सा दे दिया है, ठीक है, कहानी सा दे दिया है, तो इसीलिए कह रहा हूँ इन स्टोरी से डरना मत। सबसे पहले बुक का पता लगाना किस बुक से है, देन चैप्टर का पता लगाना किस चैप्टर से है, और बाकी तो फिर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डरना मत इन सब क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर एक और टेबल का दे दिया। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको इस बार जो पैटर्न आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हार्ड आ रहा है, टफ आ रहा है, बाकी और सालों के बोर्ड्स एग्जाम के मुकाबले, क्योंकि आपको सैम्पल पेपर ही इतना वैसा दे दिया है, बिल्कुल ही आपके अंदर, इसके अंदर आपको पूरा टेबल से भर दिया है, सैम्पल पेपर को मैप से भर दिया है, तो स्टोरीज से भर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ें डरना मत। अगर आपने सैम्पल पेपर 2 से 3 अगर इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, तो आप आसानी से अपना बोर्ड एग्जाम भी दे पाओगे। देखो यहाँ पर भी देखो टेबल वाला वर्क दे दिया है, तो इसीलिए इन सब से डरना मत, इनकी प्रैक्टिस करके जरूर चल जाना। बाकी खंड डी की बात करें तो इसके अंदर आपके 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ 2 ही लाइन का पूछा है, तो आप सोचोगे ये तो 2 ही लाइन का पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 लाइन के अंदर ही इतना बड़ा आंसर है ना कि आप ढूंढते ढूंढते टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इन सब से तो बिल्कुल मत डरना, और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस ही मत होना कि हाँ मैं कर दूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी गलती कर रखी है ऐसी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कभी डरना मत क्वेश्चन से, और स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। वैसे ये देखो यहाँ पर एक और कहानी घुसा दिया है, कहानियां तो बहुत आ रही है, देखो कहानियां बहुत आ रही है, तो इसलिए इन सब की प्रैक्टिस करके चल जाना। देखो मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपना पेपर आसानी से दे पाओ। अब ये मत सोचना कि ये तो फालतू में वीडियोस हमने ऑन कर दी है, वीडियो फालतू में चला रखे हैं, ये तो भैया कुछ ऐसे बता नहीं रहे 90+ स्कोर करने का। अरे भाई 90+, मैं तुम्हारा खुद पेपर नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा जो तुम्हें 90+ पूरा ही बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, नहीं। मैं तुम्हें बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बता दूं कि हाँ जो कि आएगा ही आएगा, जो कि एग्जाम में रिपीटेड है, या फिर जो कि आपका बिल्कुल ही आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मत सोचना कि भैया ने तो थंबनेल कुछ और डाला, बता कुछ और रहा है। अरे भाई मैंने थोड़ा तुम्हारा पेपर सेट करा है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ कि इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेना, ये मेरे एक एसएसटी की सबसे अच्छी बात लगती है कि इनका जो केस बेस्ड होता है ना, वो केस बेस्ड जैसे दिखता भी है ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने साइंस का देखा केस बेस्ड, भाई 3 लाइन का केस बेस्ड है साइंस के अंदर, इतना केस बेस्ड होता है, बस इतना सा आपको दे देगा, पूरा एक स्टोरी 3 लाइन की दे देगा, और उससे आपको 4 क्वेश्चन पूछ देगा।
अब कहाँ से बच्चा ढूंढे भाई उसके अंदर से कि क्या हमें बताना है। ठीक है, मैथ्स का तो फिर भी ठीक है, मैथ्स ठीक है, लेकिन साइंस का मुझे पैटर्न बड़ा ही अजीब से लगता है केस बेस्ड का। केस बेस्ड होता ही नहीं है भाई, वो आपको 2-3 लाइन दे देगा बस, उसमें से बोल देगा चारों क्वेश्चन के आंसर दो। तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन आपको जो एसटी का पेपर है उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको केस बेस्ड दिखता भी केस बेस्ड जैसा है और होता भी केस बेस्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ आपको अच्छा खासा एक आपको पैराग्राफ मिल जाएगा जिससे कि आप आसानी से अपने क्वेश्चन आंसर ढूंढ लोगे। तो आई थिंक यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको पूरा खत्म हो जाता है पेपर। और ये लास्ट सेक्शन आपका मैप वर्क है। फिर से बता रहा हूँ, मैप वर्क आपका दोनों बुक से आएगा। आपका एक तो ज्योग्राफी से भी आएगा और दूसरा आपका हिस्ट्री से भी आएगा। ठीक है, हिस्ट्री से भी आपका आएगा, ज्योग्राफी से भी आपके आएंगे दोनों मैप वर्क। तो पहली कह रहा हूँ, दोनों के जितने भी आपके मैप वर्क है ना, आप नेट पे सर्च करना, आप लिख के देखना क्लास 10th ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैप वर्ड्स। आपको 4-5 ऐसे मैप्स के बारे में पढ़ लेना, ऐसे जगहों के बारे में पढ़ लेना जो कि रिपीटेड होते हैं हर साल। पढ़ लोगे, कर लोगे तो आसानी से अपने एग्जाम में भी कर दोगे। ठीक है, तो इतना ही मेरे को कहना था। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको लास्ट में आता था एक टिप दे देता हूँ। देखो, अगर आपको कुछ आपके पास ऐसे पेपर आया ना, आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, तो मेरा यही कहना है कि जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना, सबसे पहले एमसीक्यू जाए भाड़ में, एमसीक्यू छोड़ दो, पहले एमसीक्यू को छोड़ दो। सबसे पहले जो 15 मिनट मिले ना, वो आप अपना केस बेस्ड कर लो। देखो, केस बेस्ड बहुत आसान होता है। आपको 15 मिनट में वो केस बेस्ड के आपके सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। और जब 15 मिनट में वो सारे आंसर मिल जाएंगे तो आप जब पेपर आपका स्टार्ट होगा तो आप 5 से 10 मिनट में सबको कर दोगे। तो मतलब आपके 10 मिनट में आपके 12 मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाएंगे। 10 मिनट में आपके पूरे 12 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले केस बेस्ड, मतलब पीछे से स्टार्ट करो केस बेस्ड। देन उसके बाद 5 नंबर वाले भी थोड़े आसान होते हैं। और देन उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। कि देखो, मेरा ये कहना है कि जो 3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आते हैं ना, 3 नंबर वाले, क्या 3 नंबर वाले जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सबसे एंड में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इनमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है। ये थोड़ा आपका ज्यादा समय लेगा और आपको ज्यादा और पागल कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको हो सके तो एंड में ही करना। बाकी सबसे पहले जो करना है वो आपको जो केस बेस्ड होता है, क्या बोला मैंने, केस बेस्ड होता है ना, उसे पहले कर लेना। ठीक है, उसे पहले कर लेना। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा और आप आसानी से अपना पूरा पेपर कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे मेरे लास्ट टिप। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के भेज देना कि हाँ भैया, हमें इंग्लिश में भी बना के दो, इंग्लिश में एसएसटी में बना के दो, हमें वो भी करना है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो।